स्वागत है दोस्तों आप लोगों का फिर से पीएनएसटी की हमारी केमिस्ट्री सब्जेक्ट की जो क्लास है जैव अणु बायोमोलिक्यूल की आज लास्ट क्लास है हमारी, जिसके अंदर हम न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा ध्यान दे लें, जो है 9753749986 ये मोबाइल नंबर है, 9753749986। अगर आप क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, फ्री पीडीएफ और वीडियोस का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9753749986। मनीष सर का नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। लास्ट कल का जो वीडियो था उससे रिलेटेड कमेंट थे आपके न्यूक्लिक एसिड के बारे में और कुछ डाउट भी थे, साथ में नोट्स के बारे में थे। तो उम्मीद है कि इसी तरीके से आप वीडियोस देखते रहें। बाकी व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा है, आप शेयर भी करें और जो आपको अच्छा लग रहा है उसके ऊपर कमेंट ज़रूर करें। हाँ, ये चीज़ें हमें बड़ी अच्छी लगी है, जो डाउट है वो तो आप पूछ ही रहे हैं, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल में हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया है, प्रोटीन और जो है अमीनो एसिड और एंजाइम, इनके बारे में पढ़ लिया। बचा हमारा न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। तो ये आज हम कंप्लीट करेंगे। अभी तक जितनी भी क्लासेस हमने पढ़ी है आज उससे थोड़ी सी अलग होगी, उसका एक थोड़ा पैटर्न अलग होगा। पैटर्न अलग कैसे होगा? अभी तक जितने भी क्लास हमने देखी है, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन ऑप्शंस आंसर और फिर उनके बाद उनका एक्सप्लेनेशन होता था। क्योंकि आज एक कमेंट था कि नोट्स के बारे में, वैसे कल भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था किस तरीके से बना सकते हैं, तो उसका एक इस क्लास के साथ ही एक एक्सप्लेनेशन, एक डेमोस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। अगर नोट्स बनाने को लेकर आपको कुछ डाउट है तो आप जो मैंने बनाया है आज उस तरीके से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं शॉर्ट में, है। तो न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए के बारे में आज एक ही क्लास है, पूरा इसी के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम नया जो है टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे रिलेटेड जो हमारा जनरल जो केमिस्ट्री है, जो आपका सिलेबस, उसका फर्स्ट पार्ट में यही दिया स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। तो इससे ये बेसिक केमिस्ट्री हमारी, तो इससे ही शुरुआत करते हैं। तो आगे की क्लासेस में फिर अपने को अपना बेसिक अच्छा होगा तो आगे की क्लासेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखते हैं कि आज हम आप लोगों के लिए क्या नया लेके आए हैं। न्यूक्लिक एसिड से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में न्यूक्लिक अम्ल क्या है। न्यूक्लिक अम्ल एक जो है बायोमोलिक्यूल है, ठीक है। ये भी एक प्रकार के बहुलक है, कई सारी एकलक इकाइयों से जुड़कर ये जो है बहुलक बनाते हैं, जिनको हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल एक लंबी श्रृंखला युक्त बहुलक है। अब ये बहुलक है तो इनकी इकाई क्या है, यानी कि एकलक इकाई। तो एकलक जो इकाई है वो है इसकी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। ये एकलक इकाइयाँ है जो आपस में जुड़कर जो है न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करेगी। अब जीवों में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाएंगे, एक होगा डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और एक है आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार। और न्यूक्लिक अम्ल क्या हो गए? बहुलक हो गए, किसके? न्यूक्लियोटाइड श्रेणी के, यानी न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाएंगे और वो जो है न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करेंगे। और जीवों में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, एक होता है डीएनए के रूप में, एक होता है आरएनए के रूप में। अब जो जिस न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसको देखते हैं हम। तो न्यूक्लियोटाइड के भी तीन भाग होते हैं, 3 पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पहला होता है क्षार, नाइट्रोजनी विषम चक्री क्षार, जिसको हम या तो प्यूरिन में या पिरिमिडीन में बांटेंगे, है ना। मतलब प्यूरिन पिरिमिडीन दोनों में बांटेंगे। दो इसके भाग है, दो इसके प्रकार है। तो न्यूक्लियोटाइड के तीन भाग है। पहला भाग क्या है? नाइट्रोजनी विषम चक्री क्षारक। दूसरा है पेंटोस शुगर, है ना, पेंटोस शर्करा, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। और अगली है फास्फेट समूह, फास्फेट ग्रुप, जिसको हम बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड। तो न्यूक्लियोटाइड एकलक इकाई है जो जुड़कर न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करेगी। ये जो न्यूक्लियोटाइड है, अब इसके भी तीन हिस्से, मतलब न्यूक्लियोटाइड भी किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? एक तो विषम चक्री क्षार, प्यूरिन या पिरिमिडीन होगा उसमें कोई, पेंटोस शुगर होगी, राइबोस डीऑक्सीराइबोस, और फॉस्फेट समूह मतलब कि फास्फोरिक अम्ल फॉस्फेट समूह के रूप में उपस्थित होगा। तो ये तीनों जब मिल जाएंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डीएनए या आरएनए,
किसी का भी जब पूर्ण जल अपघटन होगा तो 3 भिन्न यौगिकों का मिश्रण देता है। एक होगा पेंटोस शर्करा, एक होगा नाइट्रोजन युक्त विषम चक्री यौगिक जैसे नाइट्रोजनी क्षार, और अगला होगा फास्फोरिक अम्ल। फिर से देखते हैं कि डीएनए और आरएनए का पूर्ण जल अपघटन 3 भिन्न यौगिकों का मिश्रण देगा। एक देगा आपका पेंटोस शर्करा, दूसरा देगा नाइट्रोजन युक्त विषम चक्री यौगिक जैसे कि नाइट्रोजन का क्षार, और तीसरा होगा फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक एसिड। ये तीनों कब मिलेंगे? जब आप डीएनए और आरएनए का जल अपघटन करेंगे तो। मतलब कि डीएनए और आरएनए के जल अपघटन से क्या मिल रहा है आपको? न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ये तीनों वही तो है जो भी हमने पढ़े। न्यूक्लियोटाइड के 3 भाग है, एक क्षार होगा, पेंटोस शर्करा होगा, फास्फेट समूह होगा। ये आपका फास्फेट समूह, ये क्षार, और ये आपकी शर्करा। ठीक है, तो डीएनए आरएनए के जल अपघटन से हमें क्या मिल रहा है? न्यूक्लियोटाइड मिल रहा है। अब बात करते हैं हम शर्करा के बारे में। जो 3 यूनिट्स दी हुई है इनके बारे में बात करते हैं। शर्करा, अगर हम डीएनए के बारे में बात करें तो डीएनए में जो शर्करा होगी वो ये होगी बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस शर्करा, है ना। डीएनए के अंदर जो शर्करा होगी, ये डिफरेंसेस चालू हो जाते हैं यहाँ से। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? तो शर्करा दोनों में है, डीएनए में भी है, आरएनए में भी। ये डीएनए में बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस, और आरएनए में बीटा D राइबोस। ये 2 प्रकार की शर्करा है, एक डीएनए में, एक आरएनए में। अगला है क्षार, नाइट्रोजनी क्षार। अब ये जो नाइट्रोजनी क्षार है इसके 2 भाग है, एक है प्यूरिन, एक है पिरिमिडीन। अब प्यूरिन के अंदर हम 2 क्षारों को रखेंगे, एक होगा A4 एडिनिन और दूसरा होगा G4 ग्वानिन। A4 एडिनिन, G4 ग्वानिन, ये ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड। प्यूरिन के अंदर 2 क्षार होंगे, है ना। क्षार के अंदर प्यूरिन में फिर 2 क्षार, एक एडिनिन होगा और एक ग्वानिन होगा। अगर हम पिरिमिडीन की बात करें तो पिरिडीन में 3 प्रकार के क्षार होंगे, एक होगा यूरेसिल, एक होगा थाइमिन और एक होगा साइटोसिन। तो कुल मिलाकर अगर हम शर्करा के बारे में बात करें पूरे न्यूक्लिक एसिड के अंदर, तो 2 प्रकार की शर्करा होगी, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस और एक है बीटा D राइबोस। ये दोनों एक डीएनए में होगी, एक आरएनए में होगी। अगर हम क्षार के बारे में बात करें तो क्षार की 2 कैटेगरी बताई गई, एक प्यूरिन और पिरिमिडीन के रूप में। प्यूरिन जो क्षार है उसके अंदर 2 क्षार शामिल होंगे, एक होगा एडेनिन A और एक होगा ग्वानिन G। अगला पिरिमिडीन जिसके अंदर 3 होंगे, यूरेसिल फॉर U, थाइमिन फॉर T और साइटोसिन फॉर C। ये पिरिमिडीन के अंदर 3 क्षार। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने प्रीवियस जो क्लास आपकी पहले निकली है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। आप प्रीवियस क्लास में जाके देखिएगा तो आपको मिलेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोसाइड क्या? ये जो प्रीवियस पेज निकला इसको देख लीजिए आप पहले एक बार। जो नोट से रिलेटेड अगर जिसको भी और को भी कोई डाउट बचा है तो मेरे हिसाब से यहाँ सारा क्लियर हो जाना चाहिए। अब जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो मैंने पेन कॉपी उठाया, जो मेरे पास बुक है उसको देखा, न्यूक्लिक एसिड लिखा। उस न्यूक्लिक एसिड से जो जो जानकारी मुझे मिलती गई, जो जो मेरे काम की थी, उसमें से काम के पॉइंट मैंने मेरे हिसाब से निकाली। ये सारा मैंने पहले डीएनए लिया, न्यूक्लिक अम्ल की परिभाषा आ गई, न्यूक्लियोटाइड आ गए, फिर डीएनए आरएनए आ गया, फिर न्यूक्लियोटाइड के भाग आ गए, फिर जो है डीएनए आरएनए में शर्करा, क्षार, ये सारा आ गया। बस इसी पैटर्न पे आप अपने नोट्स बना सकते हैं। एक पेज और देखिए, इससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड के बारे में। न्यूक्लियोसाइड, एक न्यूक्लियोसाइड में 2 घटक होंगे, एक पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार। यहाँ पे पेंटोस शर्करा है और नाइट्रोजनी क्षार है। यहाँ पे फॉस्फेट यूनिट नहीं है न्यूक्लियोसाइड में, और न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट यूनिट आ जाएगी। ये मेन डिफरेंस है ना। यहाँ भी चीजें ध्यान रखनी, ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनसे कई सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे और इनको आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। बस आप ये एक्सप्लेनेशन समझते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, आप इनको समझ जाएंगे, आप इनको नोट डाउन कर लेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। फिर आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं इनसे रिलेटेड। फिर आप जो काफ़ी डीपर जो क्वेश्चन है आप उनको सोल्व कीजिए, वो अपना टाइम उधर लगाइए। तो ये एक तो न्यूक्लियोसाइड का एक भाग है आपका पेंटोस शर्करा और दूसरा भाग है नाइट्रोजनी क्षार। ये दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। और न्यूक्लियोटाइड इसके बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं।
इसके 3 घटक होंगे, एक होगा फास्फोरिक अम्ल समूह या फॉस्फेट, एक होगा पेंटोस शर्करा और एक होगा नाइट्रोजनी क्षार। तो ये डिफरेंस है बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन क्षार होंगे, और न्यूक्लियोटाइड में पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनी क्षार, ये दो तो है ही है, लेकिन एक फास्फोरिक अम्ल फॉस्फेट यूनिट भी इसमें शामिल हो जाएगी, तो न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। चलिए अब डीएनए के बारे में जो काम की जानकारी वो नोट करते हैं। डीएनए का पूरा फुल फॉर्म अपन आगे पहले लिख चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं डीएनए अणु जो है 2 लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है ना, इसे स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है। डीएनए अणु 2 लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जो कि एक सर्पिलाकार कुंडली, जैसे कि यहाँ मैंने ड्रॉ किया है, क्या आकार में लिपट कर डीएनए का अणु बनाती है ना। डबल स्ट्रैंड, 2 धागे जैसी संरचना, आपस में डबल स्ट्रैंड धागा इसमें जुड़ता जाएगा, सांप के जैसे लिपटते हुए जाएंगे तो सर्पिलाकार कुंडली के जैसी संरचना हो जाएगी और डीएनए अणु का निर्माण करेंगे। और कौन कर रहा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखलाएं हैं वो आपस में डीएनए का निर्माण कर रही है। अब ये जो श्रृंखलाएं हैं इनमें क्या होंगे? क्षार एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से क्षार एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। तो अब वो जो क्षार के जुड़ने का क्रम है वो कैसे होगा? हम क्षार पढ़ चुके हैं ऊपर, 5 टाइप के दिए, तब डीएनए में कोई 4 होंगे और आरएनए में भी कोई 4 होगा। डीएनए में जो होगा उसको देख लें, इसमें एडेनिन होगा, थाइमिन होगा, ग्वानिन होगा और साइटोसिन होगा। अब जो एडेनिन होगा वो थाइमिन से जुड़ेगा और जो ग्वानिन होगा वो साइटोसिन से जुड़ेगा, ठीक है। कौन कौन से होंगे? एक होगा एडेनिन ए, एक थाइमिन टी, एक ग्वानिन जी और एक साइटोसिन सी। तो ये तो बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर ये भी एक ए यानी एडेनिन, टी यानी थाइमिन से जुड़ेगा और वो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, और जो ग्वानिन है जी वो साइटोसिन से जो है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ए टी से जुड़ेगा डबल बॉन्ड से, जी सी से जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से। तो ये तो डीएनए से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हो गए। अब हम बात करें आरएनए की, राइबोन्यूक्लिक एसिड हमारा। आरएनए एकल सूत्र सिंगल स्ट्रैंड वाला अणु होता है। आरएनए जो है, अभी डीएनए और आरएनए में ये भी एक अंतर है, वहाँ पे डबल स्ट्रैंड है, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड एकल सूत्र है। अब आरएनए में जो शुगर है वो राइबोस शुगर है, ठीक है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है और आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे वहाँ एडेनिन था और थाइमिन था, ग्वानिन था, साइटोसिन था, यहाँ पे जो है थाइमिन नहीं रहेगा, यानी कि एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा और उसकी जगह क्या जाएगा? यूरेसिल। किसकी जगह? थाइमिन की जगह। तो एक अंतर ही हो गया, आरएनए में थाइमिन नहीं होगा और डीएनए में थाइमिन होगा। डीएनए में यूरेसिल नहीं होगा लेकिन आरएनए में यूरेसिल होगा। तो ये आरएनए के कुछ फैक्ट्स हो गए। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए जो है अनुवांशिक लक्षणों को आगे बढ़ाने वाली एक इकाई है, और आरएनए जो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। ये एक डिफरेंस है डीएनए का कार्य और आरएनए का कार्य। तो डीएनए अनुवांशिक इकाई है, जो जीन के फॉर्म में जो गुण आगे बढ़ेंगे उसमें डीएनए का रोल होगा, और जो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो काम करता है हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हो गई। अब आरएनए के कुछ प्रकार दिए हुए हैं, ये भी बड़े काम के, इनको देख लेते हैं। आरएनए के प्रकार कौन कौन से हैं? एक है आपका आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। एक आपका टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए, ये क्या करेगा? अमीनो एसिडों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। अमीनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करने में हेल्प करेंगे। और इसमें 3 क्षार, 3 बेसिस का एक क्रम होगा जिसे बोले एंटीकोडोन। ये काम का पॉइंट है, इसको जरूर नोट करिएगा। टीआरएनए में जो है 3 क्षारों का क्रम है जिसको एंटीकोडोन बोलेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आगे है। तो ये टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए क्या ट्रांसफर करेगा? अमीनो एसिड को प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करने के लिए जो अमीनो एसिड की जरूरत पड़ेगी उसको ट्रांसफर करने का जो है टीआरएनए करेगा। तो आरएनए के 3 फैक्टर हो गए, आरएनए के 3 भाग हो गए। एक आरआरएनए राइबोसोमल, एक टीआरएनए ट्रांसफर और एक आपका मैसेंजर एमआरएनए। अब मैसेंजर आरएनए क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं मैसेज पहुंचा रहा है। यह डीएनए से अनुवांशिक जानकारी राइबोसोम तक ले जाता है ना। जो है आरआरएनए जो है जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा, तो डीएनए से जितनी भी अनुवांशिक से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं वो जानकारियां ये ट्रांसफर करेगा, पहुंचाएगा, मैसेज करेगा। कहाँ करेगा? आरआरएनए को करेगा। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में ये भी हेल्प कर रहा है।
और ये हेल्प कैसे कर रहा है? मैसेज पहुंचा के। किसका मैसेज पहुंचा रहा है? डीएनए का जो कॉपी होगी, डीएनए के जो गुण होंगे, डीएनए क्षारों का जो क्रम होगा, उनकी पूरी कॉपी करके ये आरएनए तक पहुंचाएगा, ताकि प्रोटीन संश्लेषण हो और जब नई कोशिकाएं बने, सेल डिवीजन हो, तो बिल्कुल पेरेंट यूनिट जैसे ही गुण, डॉटर जो यूनिट बनेगी, जो पुत्री कोशिका, डॉटर सेल जो बनेगी सेल डिवीजन के टाइम पे, वो सारे गुण जो है डीएनए से पूरे एग्जैक्ट जो गुण है वो अगली पीढ़ी में भी आ सके, ये काम करेंगे एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो ये आपके नोट्स जो थे, 1-2 पेज आपको इसीलिए थोड़ा सा, ठीक है, अपना एक पैटर्न भी चेंज हो गया, प्लस आपको समझ में आ गया अगर हमको नोट्स बनाना है तो हम ये काम कर सकते हैं। बाकी आपको ये करना है तो आप तसल्ली रख के काम करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि बुक खंगालनी पड़ेगी, पेज पलटने पड़ेंगे, उनको पढ़ना पड़ेगा, काम काम के पॉइंट को अंडरलाइन करिए, देन आफ्टर आप नोटबुक में नोट कीजिए, और कंप्लीट नोट्स हो जाए तो फिर देखिए आप बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे ही सॉल्व कर जाएंगे। तो ये आपके नोट्स जैसा हो गया, 2 पेज हमने लिख लिया, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तो हम क्वेश्चन आंसर पढ़ते थे, उसके साथ में एक्सप्लेनेशन करते जाते थे। आज आपको पहले ही बता दिया है, अब आप गेस करिए कौन कौन से क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए। जैसे पहले क्वेश्चन है प्यूरिन उत्पन्न क्षार कौन सा है, तो प्यूरिन में 2 प्रकार के बताए थे, इसमें से कौन सा है? ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है और यूरेसिल है। तो इसका सही जवाब क्या है? ग्वानिन। चलिए प्यूरिन पे चलते अपन। ये रहा हमारा प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन। तो एडेनिन वो ऑप्शन में नहीं था, केवल ग्वानिन था, तो सही जवाब क्या है? ग्वानिन। एक और क्या है? एडेनिन। तो ये प्यूरिन का काम कंप्लीट हो गया। प्यूरिन के अंदर यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसका सही जवाब है ग्वानिन, इसका सही जवाब है प्यूरिन उत्पन्न क्षार है ग्वानिन। अगला आरएनए डीएनए से निम्नलिखित के कारण अलग है। तो बहुत सारे कारण, एक तो राइबो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, एक एडेनिन थाइमिन, जो आपका यूरेसिल वाला कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है, ये सारी चीजें। आरएनए डीएनए से निम्नलिखित के कारण अलग है, एक राइबोज शर्करा और थाइमिन, राइबोज शर्करा और यूरेसिल, डीऑक्सी राइबोज शर्करा और थाइमिन, और डीऑक्सी राइबोज शर्करा और यूरेसिल, ठीक है। तो उसका सही जवाब क्या है? बी वाला, राइबोज शर्करा और यूरेसिल, दोनों पॉइंट इसने दे दिए, एक क्षार भी दे दिया और एक आपका शुगर भी दे दिया। और राइबोज शर्करा और यूरेसिल, इन दोनों के कारण से डीएनए, आरएनए डीएनए से अलग है। मतलब ये किसकी क्वालिटी होगी? आपके आरएनए की। यूरेसिल होता है और राइबोज शर्करा होती है उसके अंदर, और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होता है, और वहाँ पे जो थाइमिन होता है, यहाँ थाइमिन की जगह यूरेसिल आ गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूक्लिक अम्ल किसका बहुलक है? न्यूक्लियोसाइड का, अल्फा अमीनो एसिड का, न्यूक्लियोटाइड का, डी वाला ऑप्शन है ग्लूकोज का। तो सही जवाब है न्यूक्लियोटाइड। ये हमने पढ़ा था, काफ़ी सारे जो है न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाएंगे, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करेंगे, ठीक है। अब आगे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ दिखाएंगे। तो ये समझ में आ गया, वो न्यूक्लिक अम्ल किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का। अगला, एक न्यूक्लियोसाइड के जल अपघटन से प्राप्त होता है, कि जब हम न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन करेंगे तो क्या मिलेगा? तो वही मिलेगा जो जिससे न्यूक्लियोसाइड बना है। तो हम पढ़ चुके हैं न्यूक्लियोसाइड किससे मिलके बना है, देख लीजिए फटाफट कि न्यूक्लियोसाइड किससे बना है ना। अगर हम भूल जाए, ये नोट्स इसीलिए तो है, मान लो मैं भूल गया हूँ, मुझे नहीं पता क्या है न्यूक्लियोसाइड में, तो ये कर लिया, न्यूक्लियोसाइड 2 यूनिट से बना, एक पेंटोज शर्करा और एक नाइट्रोजन क्षार। तो ऑब्वियस बात है न्यूक्लियोसाइड का जब मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो यही मिलेगा मुझे। क्वेश्चन नंबर न्यूक्लियोटाइड 4, एक विषम चक्री क्षार या ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, एक एल्डोपेंटोज विषम चक्री क्षार, एक एल्डोपेंटोज विषम चक्री क्षार और ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, और एक एल्डोपेंटोज और ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। तो सही जवाब है बी, एक एल्डोपेंटोज जो कि शर्करा है और एक विषम चक्री क्षार। ये न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन करने पर हमको ये प्राप्त होंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार बेस डीएनए में नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षार बेस जो है डीएनए में नहीं होता है? तो बताने की जरूरत नहीं है, एक थाइमिन, एडेनिन और साइटोसिन, तीनों होते, केवल ये जो क्विनोलिन यहाँ पे दिया हुआ अलग है, ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षार या बेस डीएनए में नहीं है? थाइमिन है, एडेनिन है, साइटोसिन है, केवल क्विनोलिन नहीं है। तो ये कैसे भी ऑप्शंस पूछे जा सकते हैं, आपको तो ये याद रखना क्या क्या उसके अंदर है। थाइमिन एक है, अब थाइमिन क्या है? पिरिमिडिन क्षार है या प्यूरिन क्षार, मतलब पिरिमिडिन का व्युत्पन्न क्षार है, प्यूरिन का व्युत्पन्न क्षार है तो क्षार ही, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, प्रोटीन भी नहीं है, तो किसका है? ये पिरिमिडिन का, ठीक है, ये पिरिमिडिन।
थाइमिन क्या है? पिरिमिडीन। 3 प्रकार के होते हैं पिरिमिडीन के अंदर, उसमें से एक थाइमिन भी शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। डीएनए के एक स्ट्रैंड का एडेनिन दूसरे स्ट्रैंड के किस चार यानी कॉम्प्लीमेंट्री बेस से जुड़ा होता है? यानी कि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसके अंदर एक एडेनिन होता है, एक आपका जो है ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है। तो एडेनिन सामने किससे जुड़ा होता है? ग्वानिन से जुड़ा होता है, साइटोसिन से, थाइमिन से, यूरेसिल से। तो बताया था एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो आप एक एक्स्ट्रा ऐड और डबल बॉन्ड भी आ जाएगा और जुड़ेगा किससे? इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस जो कॉम्प्लीमेंट करेगा इसको, वो बेस या वो क्षार कौन सा होगा? थाइमिन होगा। तो जब हम कॉन्सेप्ट कर लेते हैं तैयार, तो क्वेश्चन के आंसर देना इजी हो जाता है। इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन के आंसर याद रखना ठीक है अपनी जगह है, बट एक लिमिट तक याद रख सकते हैं। लेकिन अगर हमने कॉन्सेप्ट याद कर लिया तो उससे वेरियस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे, और इसीलिए मैंने आज ये थोड़ा इस पैटर्न को फॉलो किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लिक अम्ल का भाग नहीं है? यानी कि इनमें से 3 न्यूक्लिक एसिड है, एक नहीं है। यूरेसिल क्षार है, एक ग्वानिडीन, एक फास्फोरिक अम्ल और राइबोस शर्करा। तो ये तो क्षार हो गया, ये फास्फोरिक अम्ल हो गया और राइबोस शुगर होगी। तो बचा क्या? ग्वानिडीन। बिल्कुल ये राइट है, ठीक है। तो ये फर्क पड़ता है कॉन्सेप्ट का। यूरेसिल हमें याद है कि क्षार होता है, एक फास्फोरिक अम्ल होता है, और एक पेंटोस शर्करा या शुगर जो होती है वो। तो ये तीनों है, लेकिन ग्वानिडीन उसके अंदर नहीं होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री बेस होते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री बेस मतलब अभी बताया था, जैसे डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसमें कौन किससे जुड़ा होता है, बस यही क्वेश्चन पूछा है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस मतलब कौन कौन पेयर में होते हैं? एडेनिन थाइमिन होता है, या ग्वानिन साइटोसिन होता है, या एडेनिन थाइमिन और ग्वानिन और यूरेसिल, या एडेनिन ग्वानिन और थाइमिन और साइटोसिन, या यूरेसिल और एडेनिन और साइटोसिन और ग्वानिन। तो नो डाउट ए वाला सही जवाब है। ए टी से जुड़ा होगा डबल बॉन्ड से, और जी सी से जुड़ा होगा ट्रिपल बॉन्ड से। जी फॉर ग्वानिन, सी फॉर साइटोसिन, ए फॉर एडेनिन। इसीलिए वहां मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया था इसको, ताकि क्वेश्चन बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10। न्यूक्लिक अम्लों में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? हाँ, ये कॉन्सेप्ट आपको वहाँ नहीं एक्सप्लेन किया, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके फिर एक्सप्लेन करेंगे। न्यूक्लिक अम्लों में प्रत्येक जो न्यूक्लियोटाइड है जिससे मिलकर न्यूक्लिक अम्ल बना है, तो वो जो न्यूक्लिक अम्ल आपस में वो जो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के जो न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं, तो वो न्यूक्लियोटाइड में कौन सा बॉन्ड होगा? पेप्टाइड या फॉस्फेट ग्रुप या ग्लाइकोसाइडिक या हाइड्रोजन, ठीक है। तो आंसर यहाँ मैंने नहीं लिखा है, पहले एक्सप्लेनेशन है उसको देखिए आप। न्यूक्लियोटाइड जो है न्यूक्लियोसाइड शर्करा के C5OH का फास्फोरिक अम्ल के साथ एस्टरीकरण द्वारा बनते हैं। यानी न्यूक्लियोटाइड किससे बन रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड से। कौन सी पोजीशन से? कार्बन नंबर 5 जो OH से जुड़ेगा वो का फास्फोरिक अम्ल, फॉस्फेट यूनिट आगे बताएंगे आपका, एस्टरीकरण से बनता है। कौन? न्यूक्लियोटाइड। अर्थात न्यूक्लियोटाइड जो है न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट होते हैं। मतलब न्यूक्लियोटाइड जो है न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट के क्या होगा? एक तरीके से इनको पॉलीमर कह सकते हैं, बहुलक, है ना।